ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक बहुत बेहतरीन बुक है जिसका नाम है ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स जो बुक है इसके ऑथर का नाम है जेम्स कॉर्डियर। अब इस बुक के अंदर जेम्स कॉर्डियर हमें ये बताते हैं कि ऑप्शन सेलिंग सही तरीके से किस तरह से की जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर वो जिस चीज़ पर देते हैं वो है हैजिंग के ऊपर कि भाई हैजिंग आपको ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए। कभी भी आपको ऑप्शंस को नेकेड सेल नहीं करना चाहिए, हमेशा एक हैज ज़रूर आप लगाइए। ठीक है। अब जेम्स कॉर्डियर जो हैं ये एक हैज फंड भी चलाते हैं, और इनका जो हैज फंड है इसका साइज़ है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो सिखाई हुई नॉलेज है कि हमेशा हैजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए वो खुद ही अप्लाई नहीं की, और नेचुरल गैस में इन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किए, और इतनी हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन सेल किए इन्होंने। और उसके बाद हुआ क्या, इनको लग रहा था कि नेचुरल गैस का प्राइस नीचे आएगा, बट वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता चला गया, और एक ही रात में इनका पूरा हैज फंड है वो उड़ गया और वो बैंकरप्ट हो गया। 1000 करोड़ एक ही रात में चले गए एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर के, जिनकी एक बहुत बेहतरीन बुक है जिसमें उन्होंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता रखा है, उसमें किस तरह से हैजिंग होती है, एवरीथिंग, हैजिंग की ज़रूरत क्या है, वो सब कुछ, वो पूरा ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन खुद वो उसको अप्लाई करना भूल गए। अब ये बात मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, और ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। इसके बाद उनकी जो अपोलॉजी वीडियो थी कि उनके जितने भी इन्वेस्टर थे सबका पैसा उन्होंने डुबो दिया वहाँ पे, तो उसकी जो अपोलॉजी वीडियो है वो यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको माफ़ नहीं करता है। चाहे आप एक रिटेल ट्रेडर हो, चाहे आप एक हैज फंड ही क्यों ना चलाते हो, आप कितने ही बड़े खलीफा क्यों ना हो, ऑप्शन सेलिंग आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप वहाँ पे गलतियाँ करते हो तो। अब गलती तो बीइंग ए ट्रेडर ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलती ना ही करें, गलतियाँ तो होंगी, लेकिन गलती करने की गुंजाइश कब पैदा होती है। आज का वीडियो है इसमें बेसिकली मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अपने लिए जो एज की जो मैं बात करता हूँ, एज को आज के इस वीडियो में, वैसे मैं एज की बात हमेशा करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में आप एज क्रिएट कीजिए, और जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आप एडजस्टमेंट सीखिए या हैजिंग के साथ आप काम कीजिए, ये सारी चीज़ ये तो नॉर्मली बोलने वाली चीज़ होगी, और तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो एज की मैं बात करता हूँ आज के इस वीडियो में, उसको मैं प्रिसाइजली आपको बताऊंगा कि वो एज बेसिकली है क्या, कैसे क्रिएट करोगे, और वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, 1-2 मिनट में मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा कि वो जो एज है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे ये अच्छे से समझा देता हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट रखते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया था, लेकिन हाँ यार, आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो टेलीग्राम है उसके ऊपर मैं सारा जो एनालिसिस है वो शेयर करूँ, क्योंकि मैं मेंबर्स ओनली जो पोस्ट थी उनमें करके डाल रहा था। तो आप लोगों ने बोला कि नहीं वो हम सबको बताइए पब्लिकली, तो मैंने वहाँ पे चालू किया जो अपना टेलीग्राम चैनल है। देखिए होता क्या है, मैं इसीलिए टेलीग्राम पे नहीं आ रहा था क्योंकि फेक लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और फिर वो स्कैम करते हैं। तो इस वजह से आई वाज थिंकिंग कि नहीं, उसको मैं क्रॉस ही करता हूँ, रहने देता हूँ। बट क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे हो तो ऑप्शन सेलर ऑफिशियल करके अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है, नीचे मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपके साथ वो सारी चीज़ है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा जो कि आप लोग मुझसे बोल रहे थे। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। तो देखिए, ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत एक रिटेल ट्रेडर है वो ये करता है कि यहाँ पे हम एक क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट लेते हैं, एक प्रीमियम लेते हैं। राइटिंग यार मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब, और इसके ऊपर इवन और ज़्यादा ख़राब, मतलब इतनी ख़राब नहीं है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक प्रीमियम लेते हैं। तो जो प्रीमियम हम लेते हैं वो उसको हम समझते हैं कि ये सेफ प्रॉफिट है। ठीक है, क्यों सेफ प्रॉफिट क्यों है कि मैंने एक आउट द मनी में जाके 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और मैंने 60 रुपये कलेक्ट कर ली। अब ये मेरा इजी प्रॉफिट है। होता क्या है, इसको सेफ प्रॉफिट हम इसलिए समझते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 8 to 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या होगा कि ये जो आपने 60 रुपये लिए हैं ये आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से बंदा क्या होता है, एक उसको ये सेफ प्रॉफिट लगने लग जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो सेफ प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये ठीक है, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होगा, बट इसके साथ एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं टेल रिस्क। टेल रिस्क का मतलब क्या हो गया, मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट।
जो ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आपके कई महीने कई साल का प्रॉफिट है वो खा सकता है। अब जैसे मैंने जेम्स कॉर्डियर की आपको बात बताई, वो एक 1000 करोड़ का हेज फंड चला रहे थे, तो इसका मतलब है कि लोगों को उन पे ट्रस्ट था और वो एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर थे, इसी वजह से वो वहाँ तक पहुँचे कि वो इतना बड़ा एक हेज फंड चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक गलत ट्रेड एक रात और वो बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल बंदा जिसके पास टूल्स हैं, एवरीथिंग उसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, बट एक गलती और वो वहाँ से बाहर हो गए। तो हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, हमारी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है कि नहीं? तो मार्केट के लिए 1 करोड़ भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टेल रिस्क आता है ना, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉफिट होता है, और इसी वजह से बंदा एक रिलैक्स वाले मोड में चला जाता है कि कुछ नहीं होगा, मैं 10 डेल्टा का सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। सही बात है, कुछ नहीं होगा, 9 टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन एक बार आपको लॉस होगा, वो हो सकता है 100 रुपये का हो जाए। तो आपने 9 बार में 90 रुपये कमाए और एक बार में 100 रुपये गंवा दिए, देन उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो फिर यहाँ पे एज जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैं क्रिएट करूँ तो किस तरह से करूँ? तो पहले तो ज़रूरी चीज़, ये वीडियो है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकता है, इसमें कोई भी फ़न नहीं है। मैं इसमें आपके साथ ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ जो आप में एक थ्रिल क्रिएट करे, एक फ़न क्रिएट करे। तो और इस पर कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें 99% लोग हैं उनको कोई मज़ा नहीं आएगा, और एज आई सेड कि इसमें कोई व्यूज़ भी नहीं होंगे, लेकिन वो जो 1% लोग हैं जिनको ये देख के मज़ा आएगा, यही वो 1% लोग हैं जो आई थिंक मार्केट में पैसा बनाते हैं। क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर आपको पैसा बना के नहीं देगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ की समझ ही आपको पैसा यहाँ पे बना के देगी। अगर आप उस चीज़ को समझते हो, यू विल सर्वाइव। वरना मार्केट तो सबके लिए एक है, बट स्टिल 99% लोग पैसा लूज़ करते, 1% ही क्यों बनाते हैं? जबकि मार्केट तो 100% लोगों के लिए एक ही है, क्योंकि वो 1% लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो 99% नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये 99% लोगों को बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि यही वो चीज़ है, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है प्रॉफिट का रास्ता ऐसा ही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये बड़ी बोरिंग लगती है, लोग इसमें नहीं घुसना चाहते हैं। और जो 1% लोग इसमें घुसते हैं कि चलिए ठीक है मैं इसको इंटेंगल करूँगा, तो वो उस प्रॉफिट वाले मंजिल तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको नॉर्मली भी बताता हूँ, वो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको एडजस्टमेंट की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने बार बार आपको बताया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो कैपिटल एलोकेशन है, या बेसिकली पोजीशन साइजिंग, आप समझिए पोजीशन साइजिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तीसरी चीज़ आपकी हैजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप नेकेड ऑप्शन सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस टेल रिस्क को हटाने के लिए। वो एक ट्रेड जो आएगा, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आएगा, कोई कोविड जैसा इवेंट आएगा, उस दिन मैं हैज्ड हूँ। और वो बेसिकली हैजिंग इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? जेम्स कॉर्डियर ने ही क्यों नेकेड ऑप्शन सेल किया, जबकि वो खुद पढ़ा रहा है अपनी बुक में कि हैजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसलिए कि जब 10 में से और बंदे को 9 ट्रेड में प्रॉफिट होने लग जाता है ना, तो उसे हैजिंग का पैसा एक वेस्ट ऑफ मनी लगने लग जाता है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल वो 9 बार आपका वर्थलेस ही एक्सपायर होगा, वो आपके काम नहीं आएगा। और मैं चाहता भी हूँ मेरे काम ना आए। मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये मैंने दिए हैं वो मेरे वेस्ट जाएँ। मैं नहीं चाहता कि मैं क्लेम करवाने जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम करा रहा हूँ, दैट मीन्स कुछ गलत हुआ है, इज़न्ट इट? तो 10 में से 9 बार आपको पैसा ये लगेगा कि यार ये ऐसे ही वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं आया। ठीक है, मैं एक बैकअप पैराशूट लेके कूद रहा हूँ, अब भगवान करे कि मुझे उसकी कभी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जब मैं लैंड कर रहा हूँ, सेफली लैंड कर जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार ये बैकअप यूँ ही लेके गया मैं, बैकअप पैराशूट, ये कुछ काम ही नहीं आया। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता ना। तो इस वजह से 10 में से 9 बार जब प्रॉफिट होता है ना, तो ये हैजिंग का पैसा हमें बड़ा चुभने लग जाता है, और यहीं पे आके और बंदा इसको हटाता है। लेकिन इसको हमेशा इंटैक्ट हमें रखना है। ठीक है, तो एक तो एडजस्टमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हैजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद आता है वोलेटिलिटी।
ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, इवन अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो, तो आप लोगों को ज़रूर इस बात का पता होगा कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट हो गया एवरीथिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ पे तवज्जो देते हैं वो एडजस्टमेंट ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, वोलेटिलिटी की समझ अगर आपको नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ट्रेड ऑप्शंस। एडजस्टमेंट हो गया, बाकी सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले वोलेटिलिटी आती है। ठीक है, और जिस एज की मैं बात कर रहा था ना, मैं बोलता तो हूँ कि भाई एज इस तरह से क्रिएट करनी, इस तरह से क्रिएट करनी है। जैसे मैं मास्टर क्लास लेता था पहले, तो वो 3-4 घंटे की क्लास होती थी, उसमें पूरा मैं समझाता था। ठीक है, लेकिन ये वीडियो अपना छोटा है, तो या तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए वो चीज़ आपको समझाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको ये समझाऊंगा। आपका 1 मिनट मैं यहाँ पे लूँगा। एज को इतने छोटे टाइम में इतना प्रिसाइजली मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, इस चीज़ को आप खुद भी करके देखना। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं अब नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो मैं एज की बात करता हूँ वो एज है क्या, इस चीज़ को अब ध्यान से समझना। एज होता है एक डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? आपने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का नाम सुना होगा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्प्लाइड, जब नाम से ही पता लग रहा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड का मतलब कि इट इज़ इम्प्लाइंग समथिंग। ठीक है, कि मार्केट भाई कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, वो एक रेंज बता रहा है। वो उस रेंज को इम्प्लाई कर रहा है कि भाई मार्केट में ये मार्केट का ऊपर नीचे जाना इज बेसिकली वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मार्केट का ऊपर नीचे जाना। ठीक है, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा, मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी रहेगी, उसको इम्प्लाई करना कि उतनी अभी है नहीं, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेसिकली ये बताता है कि इन फ्यूचर मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, ये होगी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो चलिए पहले ही बता दिया इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ने कि इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट रियल में भी तो कहीं गया और आया होगा, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, उसकी एक रियलिटी भी तो होगी। अभी तो मैंने एंटिसिपेट किया कि इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, लेकिन मैंने अगले 1 महीने का बताया, तो 1 महीने बाद मुझे ये भी पता होगा कि भाई एक्चुअल में कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो अगला आने वाला महीना है, इस महीने में मार्केट इतना ऊपर जा सकता है और इतना नीचे। तो अभी मार्केट उतना ऊपर नीचे गया नहीं है, मैंने प्रिडिक्ट किया है, मैंने फ्यूचर में क्या हो सकता है वो इम्प्लाई किया है। ठीक है, दैट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। लेकिन 1 महीने बाद मेरे पास वो डेटा भी होगा कि भाई रियल में मार्केट कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया। उस चीज को बोलते हैं आरवी। ठीक है, आरवी का मतलब क्या हो गया? आरवी का मतलब है रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। ठीक है, आईवी मतलब इम्प्लाई, ये इम्प्लाई कर रहा था कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। अब 1 महीने बाद मेरे पास ये डेटा है रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का भी कि रियल में मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। आईवी बता रही थी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा और मार्केट 150 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, ये आईवी ने बताया। लेकिन 1 महीने बाद जब मार्केट को मैंने देखा, मार्केट 80 पॉइंट ही ऊपर गया और नीचे मार्केट 70 पॉइंट ही गया, तो ये हो गया रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये थी, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी ये है। अब एक मार्केट का फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ये फियर जो होता है, फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बताती है। ठीक है, कोई भी फियर है किसी भी चीज़ का, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होगी, यूएस ईरान का वॉर हो गया, वो एक फियर था जिस वजह से प्राइस में वोलेटिलिटी आएगी। लेकिन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। वो फियर अगर इतना सा है ना, तो वोलेटिलिटी इतनी होगी। ठीक है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी फियर को बढ़ा चढ़ा के बताती है, और मार्केट का फैक्ट ये है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो बताती है कि मार्केट का ये एक दायरा हो सकता है, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी हमेशा उससे कम होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आईवी और आरवी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहीं पे एक ऑप्शन सेलर की एज होती है। हमें इसी एज को प्ले करना है, और इस एज को प्ले करते टाइम हमें सेफ रहना है। और वो सेफ कैसे रहेंगे? वो सेफ रहेंगे सही पोजीशन साइजिंग से और हैजिंग से, और उसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इस एज को कैसे प्ले करना आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईवी ने बोला कि निफ्टी की जो रेंज है वो 1500 पॉइंट हो सकती है।
तो आप ये यकीन के साथ मान सकते हो कि रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है उसमें वो रेंज है वो 1000 पॉइंट की ही होगी। क्यों? क्योंकि आईवी में फियर है, इसमें फियर भी है, ये एक्स्ट्रा 500 फियर के ही है, लेकिन रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी अब हो चुकी है उसमें कोई फियर नहीं है। ठीक है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी मतलब रियल में जो आउटकम आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर 100 पॉइंट की रेंज थी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 100 पॉइंट की रेंज बता रही है, तो आप ये मान के चल सकते हो रियल रेंज 70 की ही रहेगी, क्योंकि रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी हमेशा कम होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। तो इस वजह से जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा, वॉलेटिलिटी अगर कम है वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो, तो अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है तो रियलाइज्ड तो और कम होगी, है कि नहीं? तो इस वजह से दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेल ऑप्शंस। लेकिन अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है उस टाइम पे हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है वो नीचे रहेगी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, इन दो चीज़ों को समझिए। मैं बड़ी बोरिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, कोई सेटअप नहीं बता रहा, लेकिन इन दो चीज़ों को आप समझिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो स्पॉट है जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके जो सपने हैं वो लाई करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेट और आपको क्या बताऊँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, वही आपको एक प्रो ट्रेडर बना सकता है, वही आपको उस भीड़ से अलग कर सकता है। तो होमवर्क आपका ये है कि आप अगले 1-2 महीने या पीछे जाके देखिएगा, ठीक है, पीछे जाके देखिएगा या अगले 1-2 महीने आप देखिए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कितनी थी। ये वीकली बेसिस पे आप देखिए कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप देखिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आईवी कितनी थी, उसके हिसाब से क्या रेंज निकल रही थी, और फिर रियल में रेंज कितनी थी। वो जो बीच का डिफरेंस है ना, 2-3 महीने करोगे आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मली ये रहता है, आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने आ जाएंगे कि कहाँ के स्ट्राइक प्राइस को मुझे सेल करना है आईवी देख के। ठीक है, तो इस तरह से काम कीजिए। दिस इज समथिंग दैट लीड यू टू द प्लेस जहां आप जाना चाहते हो। तो चलिए, वीडियो को मैंने बोला था बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बट स्टिल वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यार, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ वो कीजिएगा, वो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।